जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और मैं A1 इंग्लिश एकेडमी और सीटेट की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं अभी सीटेट के। तो चलिए अभी देखते हैं आगे का क्या है। लिखा है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? पहला लश्की, दूसरा मास्लो, तीसरा स्किनर या चौथा अरस्तु। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर याद होगा कि इसका सही जवाब होगा स्किनर, क्योंकि स्किनर ने कहा है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है अंत संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत या चौथा अंत क्रिया का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब होना चाहिए विकास कभी ना समाप्त होने, मतलब कि चलती रहती है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए दूसरा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है अनुक्रमिकता, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तीसरा है प्रतिवर्ती या चौथा निरंतरता। तो अनुक्रमिकता के बारे में हमने पढ़ा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर में भी हम जानते हैं कि ये एक सिद्धांत है, निरंतरता का भी सिद्धांत है, और चौथा जो है तीसरा जो है प्रतिवर्ती, इसका सिद्धांत शायद नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? प्रतिवर्ती का सिद्धांत इसका सही जवाब होगा। प्रतिवर्ती एक सिद्धांत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। दूसरा है हमें कथन सत्य कथन के बारे में सही स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो लिखा है कि विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। दूसरा विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। तीसरा है एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषता दिखाई पड़ती है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? केवल ए, केवल बी, केवल ए और सी या सभी? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए ये सभी, क्योंकि बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच सत्य, हमें स्टेटमेंट सही बताना था। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, यानी कि सही है। तो इसका सही जवाब होता है ये सभी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक यानी बाहरी कारक है, जो बाहर रूप से बालक के विकास को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है आर्थिक स्थिति, दूसरा है सामाजिक स्थिति, तीसरा है जीवन की घटनाएं। तो ऑप्शन में ए फर्स्ट में बताया ए और बी दोनों, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति। दूसरा है बी और सी दोनों, सामाजिक स्थिति और जीवन की घटनाएं। या तीसरा ए और सी दोनों, आर्थिक स्थिति और जीवन की घटनाएं। या चौथा उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें कि बाह्य रूप से प्रभावित करने वाले बाल विकास के प्रमुख कारक है उपयुक्त सभी, यानी कि ये जो इसका सही आंसर होगा ये होगा, यानी उपयुक्त सभी। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और जीवन की घटनाएं क्या है? बच्चों के जीवन को प्रभावित करती है। आर्थिक स्थिति मतलब कि इकोनॉमिकली सिचुएशन, सामाजिक स्थिति मतलब कि आप कह सकते हो सोसाइटी से रिलेटेड सिचुएशन, और साथ ही साथ जीवन की घटनाएं यानी कि लाइफ से रिलेटेड इंसिडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? बाल विकास की जानकारी क्यों होना चाहिए एक टीचर को? तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि बालक बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। इसका ऑप्शन पढ़ते हैं केवल ए, केवल बी, ऑप्शन थर्ड है केवल सी, या ये सभी। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन फोर्थ, यानी ये सभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है कि सही स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट क्या है? ट्रू लग रहे हैं। बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए टीचर को पढ़ना चाहिए बाल विकास, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? पहला ऑप्शन है बुद्धि, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है आनुवंशिक गुण। ऑप्शन ए फर्स्ट पढ़ेंगे केवल ए बुद्धि, केवल सेकंड है ए और बी दोनों, यानी कि बुद्धि और शारीरिक कारक दोनों। तीसरा है केवल सी आनुवंशिक गुण, या चौथा ये सभी। अब हमें बताना है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन है? आंतरिक मतलब अंदर की ओर से। इसका सही जवाब होना चाहिए ये सभी, यानी बुद्धि, शारीरिक कारक और आनुवंशिक गुण, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? बच्चे के आंतरिक कारक है, जो कि इफेक्ट डालते हैं बच्चे के विकास में। आगे बढ़ते हैं।
जो बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, क्या किया जाता है? बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक। ऑप्शन 2, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक, या बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए? इसका सही जवाब होना चाहिए बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक। किसका पढ़ते हैं? बाल मनोविज्ञान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक की जानकारी इसमें ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। किस तरह का विज्ञान है बताइए? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए कि शिक्षा मनोविज्ञान पहला ऑप्शन है मानव व्यवहार का विज्ञान है, मानव सिद्धांतों का विज्ञान है, शैक्षिक सिद्धांतों का विज्ञान है, या मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विज्ञान है। विभिन्नता नहीं हो सकता, इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं कह सकते हैं, शैक्षिक सिद्धांत हम लोग नहीं कह सकते हैं, मानव सिद्धांत नहीं कह सकते हैं, मानव का व्यवहार हम यहाँ पे सीखते हैं। जब शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो हम लोग मानव व्यवहार सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपयुक्त सभी। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन, जब हम बाल मनोविज्ञान अभी बताया हम लोगों ने कि ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, तो इस हिसाब से आपको समझना चाहिए कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन में हम माध्यमिक शिक्षक के लिए होता है, विश्वविद्यालय के शिक्षक जो प्रोफेसर टाइप के होते हैं उनके लिए, लेक्चरर के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के शिक्षक, यानी कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जरूरी होता है। तो सही जवाब होगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके देश की जानकारी किसको हो? शिक्षक को हो। किसकी जानकारी होनी चाहिए शिक्षकों को? मित्रों की, व्यवहार की, ज्ञान की, या कक्षा सामग्रियों की, या फिर कह सकते हैं कक्षा के साथियों की। तो इसका सही जवाब होना चाहिए, मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं बालक का व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनालिटी कैसा है, तो हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे, आगे पढ़ा पाएंगे कि वो आखिर कर क्या सकता है। तो इस हिसाब से हमें उस बच्चे का क्या जानना जरूरी है? तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट होता है मित्र। नहीं, बिल्कुल नहीं, मित्र तो संगति और असंगति की बात हो गई। ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज से हम आपको जज नहीं कर सकते क्योंकि नॉलेज कई तरह की होती है। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान भी अगर सोसाइटी में रहता है तो उसकी भी वैल्यू होती है, लेकिन अगर कोई अनपढ़ आदमी भी है और सोसाइटी में अनपढ़ बालक भी है लेकिन उसके पास व्यवहार अच्छा है और साथ ही साथ उसके पास अच्छी संगति है तो शायद वो अच्छी पर्सनालिटी है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब होना चाहिए व्यवहार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा? मतलब हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कि कौन है, क्योंकि यहाँ पहला स्टेटमेंट है मुझे लगता है सही है। बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक होता है, बिल्कुल सही होता है। बाल निर्देशन में सहायक, यहाँ पे सहायक की बात जहाँ पे आ गई ना, वहाँ पे एक हद तक क्या कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी थर्ड ऑप्शन भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी सहायक की बात है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि शिक्षा की आर्थिक प्रगति में सहायक। आर्थिक प्रगति का मतलब, अगर आप अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था में आप समझ गए होंगे कि रियल अर्थव्यवस्था होता क्या है। अर्थव्यवस्था में हम पैसों की बात तो करते हैं लेकिन वहाँ हम व्यवहार की भी बात करते हैं, इंसान के संसाधनों की बात करते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए? बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। यहाँ पे गलत यानी नहीं रखा जा सकता है, तो सही जवाब होगा थर्ड, यानी शिक्षक की आर्थिक प्रगति में ये सहायक नहीं होता है। तो इसका गलत जवाब था थर्ड। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निचली कक्षाओं के शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। किस पर आधारित होती है बताइए? निचली कक्षा में जब बच्चा का शिक्षण होता है तो खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित होती है? पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षक पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या चौथा शिक्षक के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? कार्यक्रम सही है, शिक्षण पद्धति भी लगभग लगभग सही लग रही है, विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांतों पर। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड।
विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांतों पर, यानी कि जब हम निचली कक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चे के विकास और वृद्धि की बात करते हैं, तो सही जवाब होगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता के लिए, संवेदनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं, या फिर शरीर की अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सनिग्ध संगति की आवश्यकता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है या नहीं रखता है। तो आई थिंक इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, समाज अनुमोदन, हाँ बिल्कुल जरूरी है। दूसरा ऑप्शन संवेदनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बिल्कुल आवश्यकता है। तीसरा शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये जो जवाब है थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, यानी कि ये गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। ये विचार किसने संबंधित है, किससे संबंधित है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, अंत संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंत क्रिया का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब होना चाहिए अंत संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंत क्रिया का सिद्धांत। अगर आपको लगता है कि ये सही जवाब है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका सही जवाब होगा निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से क्या करता है, चिल्लाता है। 2 वर्ष बाद वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपने तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं कर पाता, अपितु यानी कि इस कारण से उसके गर्दन या कंधे की पेशियां क्या हो जाती है, तन जाती है। तो उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों का विकास विभिन्न विभिन्न रूप से होता है, विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है। तो इसका सही जवाब यहाँ पे जो टिक मारा है यही इसका सही जवाब है कि विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है। ये लक्षण की बात की जा रही है, ना कि यहाँ पे किसी तरह के विकास की बात की जा रही है। कि जब बच्चा जब चिल्लाता है और अपने कंधे और गर्दन की जो पेशियां उसकी तन जाती है, तो ये किसका स्टार्टिंग, यानी कि उसकी स्टार्टिंग में बोला, उसे बुलवाया नहीं गया, स्टार्टिंग में उसको पूरी तरह से मोटिवेट नहीं किया गया। तो इसका रीजन क्या है, एकीकरण और विकास के लक्षण में इसको प्रभावित किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। लिखा है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतक्रिया का परिणाम होते हैं। तीसरा है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, या चौथा सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर या सीडीपी का कि बाल विकास के सिद्धांत, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बता रहा है। तो इसका ऑप्शन ये सही है या नहीं होगा। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतक्रिया का परिणाम होते हैं, बिल्कुल अनुभव करेंगे उसी तरह आपका विकास होगा। तीसरा ऑप्शन है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, और चौथा है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। विकास तो एक क्रम का पालन करते हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है थोड़ा डाउट है, यानी कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये गलत है। अधिगम और विकास एक समान गति से आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंस आ ही जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये गलत स्टेटमेंट, यानी कि ये गलत सिद्धांत है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि आज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कितना खास था। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप A1 इंग्लिश एंड सीटेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसको आपको आने वाली वीडियो जितने भी वीडियोस मिलेंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी वीकली, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी आपके लाइफ के लिए, जो भी सीटेट पास करना चाहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।